Hello everyone. In the previous lecture we have discussed the concept of insulator and type of the insulator, in which we have discussed four types of insulator: pin type insulator, suspension type, strain type and cycle type, and what are the materials used in the insulators. Okay, after this we have discussed the string efficiency. Okay, फिर we calculate for 3 disk insulator. Okay, after this we have discussed method of improving string efficiency by the cross arm length and by guard ring or guard wire. Okay, and last we have discussed strain insulator. Okay, today we have a topic: sag and tension. Okay, what are the sag and tension? So sag is a distance between point of support of the conductor on the towers to the lowest point. अगर हम sag और tension की बात करें, ठीक है, तो आप इसमें ये दे सकते हैं. This is the graph of the tower. Okay, this is your tower, and here a conductor is here there is another tower. Okay, in which the conductor is supported on these two towers. Okay, you look clearly. तो इसमें ये जो स्पैन होता है, मतलब ये जो कंडक्टर का लेंथ है दोनों टावर के बीच में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, दिस इज कॉल्ड स्पैन. और कंडक्टर का जो खुद का वेट होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो कंडक्टर हैंगिंग कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड सैग. ठीक है, and from the ground part, and it is called as a ground clearance. Okay, so if we decrease the sag, यानी अगर हम इस कंडक्टर को अगर ऊपर करना चाहेंगे तो दैट मीन्स टेंशन आपको यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा. ठीक है, और ये आपका ग्राउंड क्लियरेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका सैग एंड टेंशन प्रॉपर्टी शो कर रहा था. Now come to the topic. Okay, so sag is produced due to self weight of the conductor and due to ice loading. अगर विंटर की बात करें तो अगर इसमें यहाँ पे जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे कंडक्टर पे आइस जमा होगा, जिसका खुद एक उसका वेट बढ़ जाएगा ड्यू टू आइस लोडिंग. अगर विंड फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से भी उस पर प्रेशर पड़ेगा. ठीक है, तो विंड प्रेशर आगे हम डिस्कस करेंगे इस पे फॉर कैलकुलेशन ऑफ टेंशंस एंड कैलकुलेशन ऑफ सैग. ओके, तो फॉर रिड्यूसिंग द सैग ऑन द कंडक्टर, द टेंशन ऑन द कंडक्टर इज इंक्रीजिंग बाय यूजिंग द स्ट्रेन इंसुलेटर. ओके, तो सपोज ये आपके दो टावर दिए हुए हैं. अगर ये आपका कंडक्टर है, इस पे आपका कंडक्टर का खुद वेट है जो W है. ठीक है, अगर इस पे हम आइस की बात करें तो अगर इस पे आइस जमा होगा कंडक्टर पे तो उसका भी वेट इसमें इंक्लूड होगा. अगर इसमें विंड फ्लो हो रहा है तो वो 90 डिग्री आपका यानी हॉरिजॉन्टल आपका फोर्स लगेगा. ठीक है, तो बाय मैकेनिकल कैलकुलेशन वी हैव फाइंड द सैग इक्वल टू ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8t. तो ओमेगा वेट ऑफ द कंडक्टर, एल है आपका स्पैन ऑफ द कंडक्टर लेंथ, एंड टी है आपका टेंशन. यहाँ से इस मामले से आप देख रहे हैं कि सैग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के टेंशन है. दैट मीन्स अगर आपको सैग घटाना है, दैट मीन्स अगर ये कंडक्टर को ऊपर करना है तो दैट मीन्स यू हैव टू इंक्रीज द टेंशन. यहाँ से आप देख सकते हैं कि टेंशन अगर इंक्रीज करेंगे तो सैग आपका डिक्रीज होगा. तो सैग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन. और आप स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज कल हमने देखा था कि स्ट्रेन इंसुलेटर कहाँ पे यूज करते हैं, रेलवे पुल पे, बाई रोड पे, क्रॉसिंग द रोड एंड डेड इन टावर पे. ठीक है, सपोज दैट दिस इज योर रेलवे ट्रैक, तो यहाँ पे हम स्ट्रेन इंसुलेटर यूज करते हैं. तो स्ट्रेन इंसुलेटर यहाँ पे आपका कंडक्टर प्योर एकदम स्ट्रेट है. ठीक है, एकदम हॉरिजॉन्टल है. दैट मीन्स यहाँ पे आपका टेंशन सबसे ज़्यादा है. ठीक है, मैक्सिमम एट द पॉइंट. ओके, तो दीज आर द टॉपिक्स वी हैव डिस्कस. और मतलब डिक्रीज अगर सैग करेंगे तो ये आपका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ेगा, जिससे कि ह्यूमन और किसी भी बस ट्रेन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, दिस इज
इन द प्रीवियस टॉपिक वी हैव डिस्कस द स्टॉप ब्रिज डैम्पर। ठीक है, आज हम देखेंगे स्टॉप ब्रिज डैम्पर किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका स्टॉप ब्रिज डैम्पर है। ये क्या करता है, ऑक्सीलेशंस को कम करता है। कंडक्टर जो हवा में जो हैंगिंग करता है, तो वो ये आपका स्टॉप ब्रिज डैम्पर क्या करता है, उस ऑक्सीलेशन को कम करता है। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये जो रिंग टाइप का है, ये आप ट्रांसमिशन लाइन में देखते होंगे, ये आपका गार्ड रिंग या गार्ड वायर यूज करता है। ये आप क्या करता है, थ्रू आउट वोल्टेज आपका बरा इक्वल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर कैलकुलेशन पार्ट, टावर एट डिफरेंट लेवल। ओके, इन द प्रीवियस केस वी हैव डिस्कस द टावर एट इक्वल लेंथ, इक्वल हाइट। ठीक है, यहाँ पे टावर क्या है, दो टावर हैं लेकिन बट अनइक्वल हाइट, मतलब हिली एरिया पे। सपोज दैट यहाँ पे माउंटेन है, तो ये आपका टावर ऊपर, टावर पे जो इंसुलेटर लगा ये ऊपर है, ये आपका डाउन साइड है। ठीक है, तो इन दोनों के इंसुलेटर के बीच में डिस्टेंस क्या है, h। और यहाँ पे सैग कितना है, क्योंकि कंडक्टर का मिनिमम पॉइंट का है यहाँ पे, तो इस टावर के लिए इसका सैग क्या है, S1। इस टावर के लिए इसका सैग क्या है, S2। ठीक है, और ओवरऑल स्पैन कितना है, L। तो इसके लिए हम बाय मैकेनिकल कैलकुलेशन वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्टिकल सैग S1। ये क्या होगा, वेट अपॉन 2T L/2 माइनस TH अपॉन ओमेगा L के पावर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे S1 आपका हाइट कम है, दैट मीन्स ये नेगेटिव। S2 आपका हाइट ज़्यादा है, तो ये दैट मीन्स पॉजिटिव। बस ये आप वैल्यू ध्यान रखिए, बाकी इसका डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो और हाइट H क्या है, S2 माइनस S1। ठीक है, तो फॉर द कैलकुलेशन पार्ट ऑफ द टेंशन, ये टेंशन हम जानते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइड बाय सेफ्टी फैक्टर होता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ दैट मीन्स मैक्सिमम लिमिट टेंशन का कितना, स्ट्रेंथ का कितना होगा। L है, हम जानते हैं स्पैन लेंथ है। ओमेगा क्या है, टोटल वेट, सॉरी W टोटल वेट ऑफ द कंडक्टर इन किलोग्राम पर मीटर। तो टोटल वेट क्या है, वो कंडक्टर का सेल्फ वेट प्लस जो आइस की वजह से जो वेटिंग है। ठीक है, ये हो गया, और प्लस ये जो विंड की वजह से जो ये जो वेट है। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से टोटल वेट क्या आएगा। सपोज दैट ये यहाँ पे हम देखें, कंडक्टर का सेल्फ वेट प्लस आइस की वजह से जो वेट है, ये आपका डाउनवर्ड शो करेगा। विंड की वजह से जो इस पर प्रेशर लगेगा, तो विंड आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो ओवरऑल रिजल्टेंट क्या होगा, ये आपका रिजल्टेंट W इधर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका W ए सेल्फ वेट ऑफ द कंडक्टर है, W आई वेट ऑफ द आइस लोडिंग है। तो वेट हम अगर आइस लोडिंग निकालना है, सपोज दिस इज योर कंडक्टर। ठीक है, डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, और T आपका अप साइड थिकनेस है और डाउन साइड थिकनेस T है। ठीक है, तो अगर हमें इफेक्टिव वेट चाहिए आप आइस लोडिंग, क्या करेंगे, तो इसमें से आप ओवरऑल एरिया में से आप कंडक्टर एरिया को माइनस कर दीजिए, तो ओवरऑल आपको क्या मिल जाएगा, थिक डेंसिटी ऑफ आइस मिल जाएगा। तो यहाँ से एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए, π/4 R स्क्वायर माइनस π/4 कंडक्टर का स्क्वायर। तो यहाँ से πT D+T आएगा। सपोज दैट ये आपका इंसुलेटर है और ये आपका कंडक्टर है, तो डायमीटर ऑफ द कंडक्टर D है, आइस थिकनेस T है, नीचे भी साइड थिकनेस है। तो ये इसका प्रोसेसन व्यू हमने शो किया है। तो डेंसिटी ऑफ आइस क्या है, πT D+T। तो डेंसिटी ऑफ आइस इंटू 1 मीटर। W क्या है, W सफेद से स्मॉल w, वेट ऑफ द विंड है। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ द विंड इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। तो प्रेशर ऑफ विंड किस पे लग रहा है, तो अगर सपोज दैट ये आपका कंडक्टर और आइस ये अगर ओवरऑल एरिया है, तो इस पर प्रेशर कैसे लगेगा, इस पूरे यहाँ से यहाँ तक एरिया पे लगेगा। ठीक है, तो D+2T क्या होगा आपका, यहाँ D और T ऊपर T नीचे, तो D+2T पूरा आपका एरिया होगा। तो ये वेट ऑफ द विंड निकलेगा। D है डाया ऑफ कंडक्टर, T है थिकनेस ऑफ आइस लोडिंग। ठीक है, अगर हम वर्टिकल सैग की बात करें, वर्टिकल सैग क्या होगा, तो S इंटू कॉस थीटा। वर्टिकल मीन्स यहाँ से ये एंगल अगर थीटा है, तो यहाँ से कॉस थीटा अगर निकालेंगे तो क्या होगा, S कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर थीटा की tan थीटा निकालेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, विंड वेट ऑफ द विंड डिवाइड बाई टोटल वेट ड्यू टू आइस और ड्यू टू सेल्फ कंडक्टर।
ओके, तो वर्टिकल सैग आप याद रखेंगे यस इंटू कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब हम इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब सपोज दैट ये आपका कंडक्टर है, दो आपके टावर हैं और आपका स्ट्रेन इंसुलेटर से कनेक्टेड है कंडक्टर। उसमें आपका आइस का सेल्फ वेटिंग है, कंडक्टर का सेल्फ वेटिंग है, उसकी वजह से कंडक्टर आपका डाउनवर्ड इतना हैंग कर रहा है, ठीक है। तो इस सपोज दैट विंटर सीजन में अगर यहाँ पे स्नो फॉलिंग हो रही है तो कहीं पे बर्फ़ ज़्यादा होगा, कहीं पे बर्फ़ कम होगा। अल्टरनेटली क्या होगा, कंडक्टर आपका वाइब्रेशन करने लगेगा, ठीक है। तो वाइब्रेशन इन द तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाइब्रेशन इन द कंडक्टर, ओके। तो ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म आइस फ्लोडिंग वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन दो टाइप के होते हैं। सपोज दैट अगर आपका ऑक्सीलेशंस कम है, ठीक है, यानी अगर फ्रीक्वेंसी अगर आपका ज़्यादा है और मैग्नीट्यूड कम है, इस ऑक्सीलेशन को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंट या एव लाइन कंडक्टर वाइब्रेशंस कहते हैं, ठीक है। अगर वाइब्रेशंस क्या है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी कम है तो उसको हम क्या कहते हैं, गैलोपिंग या डांसिंग कंडक्टर, ठीक है। तो इसको हम ये दे सकते हैं कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड कम है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंट या एव लाइन, ठीक है। और गैलोपिंग या डांसिंग कंडक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आपका कम है, तो दैट मीन्स ये गैलोपिंग या डांसिंग कंडक्टर मतलब कंडक्टर आपके डांस करते नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये आपका वाइब्रेशन इन द डैम्पर, वाइब्रेशन इन द कंडक्टर। तो इस फिनोमिना को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टॉप ब्रिज डैम्पर का यूज करते हैं। अभी हमने पिछले फिगर में देखा था कि स्टॉप ब्रिज डैम्पर हमने देखा था कि उसको हम, उसका पर्पज़ क्या है, इस फिनोमिना को कम करने के लिए, वाइब्रेशन को कम करने के लिए, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रिंग चार्ट। स्ट्रिंग चार्ट ये क्या करता है, इट शोज द सैग एंड टेंसर्स वर्सेस टेम्परेचर के बीच के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है कि किस टेम्परेचर रीजन के लिए हमें कितना सैग या टेंशन चाहिए, ठीक है। सपोज दैट अगर आपका हिली एरिया है तो हिली एरिया है तो कंडक्टर वहाँ पे टेंशन सबसे ज़्यादा होगा और सैग आपका कम होगा, ठीक है। अगर नॉर्मल एरिया है तो नॉर्मल एरिया है तो वहाँ पे सैग अगर ज़्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस ग्राफ से आप दे सकते हैं कि सपोज दैट अगर आपका टेम्परेचर कम है, ठीक है, टेम्परेचर कम है यानी हिली एरिया में, सब जैसे आपका जम्मू कश्मीर रीजन है, ठीक है, ठंड के मौसम में क्या होगा, टेम्परेचर आपका कम है, दैट मीन्स अगर हिली एरिया है तो वहाँ पे आपको सैग कम रखना पड़ेगा। अगर सैग कम रखे हैं तो इंसुलेटर पे स्ट्रेन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक। अगर वही हम आउटसाइड ऑफ जम्मू कश्मीर की बात करें, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसकी वजह से कंडक्टर का जो सैग होगा वो ज़्यादा होगा और उस पर टेंशन कम होगा, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट द फॉर कैलकुलेशन ऑफ मेंटेनिंग ऑप्टिमम सैग इन द कंडक्टर। तो ये आपका स्ट्रिंग चार्ट इसलिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पावर केबल, ओके। तो पावर केबल क्या होता है, अभी इसके पहले हमने इंसुलेटर देखा, तो पावर इसमें ट्रांसमिशन लाइन में या ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपके पावर सिस्टम के तीन पार्ट हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और यानी उसको हम ओवरहेड लाइन और या पावर केबल की बात करते हैं। अगर हम इसमें दोनों में डिफरेंस देखते हैं तो ओवरहेड लाइन क्या होता है, लार्ज रेंज के लिए और लार्ज कैपेसिटी जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम यूज करते हैं, ओके। बट पावर केबल क्या होते हैं, ये आपका लेस डिस्टेंस और लेस कैपेसिटी के लिए पावर केबल का यूज करते हैं, ठीक है। तो पावर केबल में क्या होते हैं, सपोज दैट ये आपका वन केबल है, इसी में आपके ये आपका इसमें कंडक्टर्स फिल किए रहेंगे और ये स्टैंडर्ड किए रहेंगे, मतलब ऐंठे हुए रहेंगे, ठीक है। तो कंडक्टर किस मटेरियल का बना होगा, कॉपर या एल्युमिनियम का बना होगा, ठीक है। इसके ऊपर इंसुलेशन हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इंसुलेशन पार्ट, और सबसे ऊपर पार्ट में हम सीथ यूज करेंगे। तो ये जो सीथ होता है ये लेड या एल्युमिनियम या स्टील का बना होता है, ठीक है। उसके ऊपर हम सर्विंग यूज करते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर सर्विंग पार्ट हम यूज करते हैं।
तो केबल क्या होता है, केबल में कंडक्टर हो गया, इंसुलेशन हो गया और सीथ हो गया, ठीक है। कंडक्टर की जगह हम कॉपर एल्युमिनियम पार्ट यूज करते हैं, वायर यूज करते हैं। इंसुलेशन में हम डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल यूज करते हैं, जैसे पीवीसी हो गया, रबड़ हो गया, या क्रॉस लिंक पॉलीइथाइलिन मटेरियल यूज करते हैं, जिससे कि आपका क्या हो, लीकेज करंट कम हो, ठीक है, क्योंकि यह कंडक्टर है और ये आपका ग्राउंड पोर्शन है, तो दैट मीन्स कोई भी करंट आपका यहाँ से लेके यानी फेज टू ग्राउंड कोई भी लीक ना करे, तो इंसुलेशन इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो पावर केबल आपके दो टाइप के होते हैं, कई टाइप के भी होते हैं, लेकिन 3 कोर केबल, यानी अगर ये आपका सिंगल केबल है तो इसमें आपके 3 कोर हैं, दैट मीन्स आपके 3 कंडक्टर हैं। सेकंड है 6 कोर केबल, यानी एक ही केबल, इसमें आपने 6 कोर यानी 6 कंडक्टर यूज किया हुआ है, ठीक है। तो इसका रेटिंग हम कैसे शो करते हैं, क्योंकि हर एक केबल के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो अगर हमको इस केबल के लिए स्टैंडर्ड लिखना है तो इस तरह हम लिखेंगे कि 6/0.1, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लिखा हुआ है 19/0.1। 19 का मीन्स है कि एक हमने केबल लिया, उसमें 19 नंबर ऑफ कंडक्टर्स है, यानी नंबर ऑफ स्टैंड्स। नंबर ऑफ स्टैंड्स मीन्स नंबर ऑफ कंडक्टर्स, तो नंबर ऑफ स्टैंड्स या नंबर ऑफ कंडक्टर 19 है, और 0.1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डाया ऑफ द ईच स्टैंड, उस एक कंडक्टर का कितना डाया है, 0.1 mm, ठीक है। नाउ कम टू द टॉपिक ऑन पैरामीटर्स ऑफ द केबल्स, ओके। तो पैरामीटर में हम इसमें केबल्स में 2 पार्ट आते हैं, फर्स्ट वन इज रेजिस्टेंस, कंडक्टर ड्यू टू कंडक्टर विच कैरी द करेंट, वहाँ पे उसमें कंडक्टर में रेजिस्टेंस होंगे, और सेकेंड वर्ड इज पार्ट इज कैपेसिटेंस ऑफ द केबल, क्योंकि हमने इंसुलेशन यूज किया है, ठीक है। कि ये देखिए आप, ये आपका कंडक्टर है, ये पूरा एक केबल है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक केबल है, इसमें बीच में हमने एक कंडक्टर यूज किया, बीच में हमने इंसुलेशन यूज किया, और लास्ट में आपका सीथ है, ठीक है। तो कंडक्टर है तो कंडक्टर का खुद रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस ऑफ द केबल, और इंसुलेटर है तो इंसुलेटर मीन्स आपका ये इट फॉर्म से एज ए कैपेसिटेंस, जिसमें आपका लीकेज करंट फ्लो होगा। इंसुलेशन जितना अच्छा होगा, लीकेज करंट आपका कम फ्लो होगा, ठीक है, दैट मीन्स लीक। जैसे आपका कंडक्टर के लेंथ के क्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड सिंपल रेजिस्टेंस, जो हम जानते हैं कि नॉर्मली एक रेजिस्टेंस होता है, और ये आपका इंसुलेशन है, तो इंसुलेशन में आपका कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है, और इंसुलेशन में आपका एक रेजिस्टेंस भी फॉर्म होगा, तो इसलिए यहाँ पे इंसुलेशन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी आती है और कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी से आपका चार्जिंग करंट या लीकेज करंट प्रॉपर्टी शो करेंगे, और इस रेजिस्टेंस इंसुलेशन के रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे हम लीकेज करंट शो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंडक्टर रेजिस्टेंस देखते हैं, जो कि नॉर्मली हम जानते हैं कि व्हाट आर द कंडक्टर्स, ओके। तो कंडक्टर, अगर ये कोई लेंथ ऑफ द वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, और ये आपका एरिया है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो है, और लेंथ आपका एल है, तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या आता है, रो L/A, वेयर इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ओके। नाउ कम टू द a brief overview of the power cable, ओके। यहाँ पे ये देखिए, अभी जो हमने पार्ट डिस्कस किया, तो सब ये दिस इज आपका 1 केबल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्विंग, ठीक। तो सबसे पहले हम अंदर से स्टार्ट करते हैं, सबसे मिड ऑफ द केबल, सबसे बीच में मिडिल ऑफ द क्या रहेगा, कंडक्टर रहेगा, स्टैंडर्ड कंडक्टर। ये देखिए आपका कंडक्टर ऐंठे हुए हैं, ठीक है, ट्विस्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड कंडक्टर हो गया, मेड ऑफ द कॉपर एंड एल्युमिनियम पार्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, कंडक्टर स्क्रीन, ठीक है। कंडक्टर स्क्रीन क्या करेगा, ये इस कंडक्टर को कवर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपका ये ग्रीन वाला पोर्शन, 1 मिनट,
ये आपका इंसुलेशन है, ठीक है, ग्रीन वाला पार्ट आपका इंसुलेशन है। तो इंसुलेशन क्या करेगा, प्रोवाइड टू विथ स्टैंड इलेक्ट्रिकल स्टैंड। अभी हमने इंसुलेशन देखा, ये क्या करेगा, अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि इंसुलेशन क्या करता है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस को ये बियर करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस होगा, तो उसको कौन एब्जॉर्व करेगा, इंसुलेशन, ठीक है। और इसी इंसुलेशन रेजिस्टेंस और इंसुलेशन कैपेसिटेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। फिर आपका ये इंसुलेशन स्क्रीन है, तो इंसुलेशन स्क्रीन क्या करेगा, ये इस इंसुलेशन को कवर करेगा। नेक्स्ट पार्ट है ये आपका ब्लैक वाला। ब्लैक वाला पार्ट आपका क्या है, मेटेलिक शीट है, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया शीट क्या होता है, इट प्रोटेक्शन फ्रॉम द मॉइस्चर एंड अदर केमिकल एसिड्स, ठीक है। तो ये मेटेलिक शीट क्या करता है, ये मॉइस्चर को रोकता है, ठीक है, क्योंकि ये आपका इंसुलेशन है, इस इंसुलेशन में कोई मॉइस्चर ना आने पाए, ठीक है, या कोई लिक्विड और फ्रॉम एसिड से ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बेडिंग, ओके, ये वाला क्या है, बेडिंग, ठीक है। तो बेडिंग क्या करता है, इट इज ए लो ग्रेड इंसुलेटर लाइक जूट और हेसियन विच प्रोटेक्ट द मेटेलिक शीट फ्रॉम कोरोजन एंड फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, ओके। नेक्स्ट है आपका आर्मोरिंग। तो आर्मोरिंग क्या करता है, इट्स मैकेनिकल प्रोटेक्शन फॉर द बेडिंग, ओके। नेक्स्ट है आपका ये सबसे ऊपर वाला कवर, ये जो केबल को पूरा ढका कवर किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड सर्विंग। ये क्या करता है, टू प्रोटेक्ट द आर्मरिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है। तो बाहर से कोई भी इस पर मैकेनिकल कंडीशन या फिजिकल कंडीशन, तो इससे ये प्रोटेक्ट करता है सर्विंग, ठीक है। दीज आर द बेसिक पार्ट ऑफ द केबल, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अभी हमने इसके पिछले टॉपिक में देखा, पिछले पेज पे, कंडक्टर रेजिस्टेंस, ठीक है। इट एक्ट्स अलोंग द रेजिस्टेंस ऑफ द या लेंथ ऑफ द केबल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन रेजिस्टेंस अभी हमने डिस्कस किया कि केबल में आपका इंसुलेशन होगा, तो केबल के इंसुलेशन के अलोंग आपका क्या होगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो सपोज दैट, इसके लिए पहले हम थोड़ा सा डेरिवेशन पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये यहाँ से ये आपका कंडक्टर है और ये आपका पूरा केबल है, ठीक है, सर्कुलर। तो यहाँ से कंडक्टर और शीट, ये आपका शीट है या सर्विंग मान लीजिए, पहले शीट आएगा फिर लास्ट में सर्विंग। तो सर्विंग और कंडक्टर के बीच में आपका ये इंसुलेशन है, तो इट फॉर्म्स एज ए कैपेसिटेंस, और इसी के अक्रॉस आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस आएगा और इंसुलेशन कैपेसिटेंस आएगा। अगर हम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x माने, ठीक है, एट dx डिस्टेंस, ठीक है, एट x डिस्टेंस, पार्ट कितना है उसका dx पार्ट लें, तो अब हम यहाँ से इंसुलेशन रेजिस्टेंस को डिराइव करने जा रहे हैं कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो एरिया क्या होगा, 2 पाई x इंटू लेंथ, ठीक है, एरिया क्या होगा, इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई इंटू एक्स, और लेंथ कितना है l। तो रेजिस्टेंस हम जानते हैं, तो हम अभी स्मॉल पार्टिकल के लिए देख रहे हैं, तो डी आर आई कम क्या होगा, रो इंटू एरिया, रो इंटू एल डिवाइड बाई एरिया, ठीक है। लेंथ कितना होगा डी एक्स, एरिया कितना होगा 2 पाई एक्स इंटू एल। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इस कंडक्टर के रेडियस से लेके आप सी तक चले जाइए, ठीक है, रेडियस टू कैपिटल आर। तो रो आई डी एक्स अपान 2 पाई एक्स इंटू एल, इसको सॉल्व कीजिए। तो आर आई क्या होगा, रो अपान 2 पाई एल एल एन आर बाई आर। तो यहाँ से इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा, ये लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी हमने प्रीवियस केस में देखा कि नॉर्मल कंडक्टर रेजिस्टेंस क्या होता है, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इस केस रेजिस्टेंस आपका क्या है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है आपका है कैपेसिटेंस ऑफ द केबल। तो कैपेसिटेंस के लिए हम वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए इनफाइनाइट कंडक्टर, ठीक है। अगर आपने इमेप्टी पढ़ा होगा तो इमेप्टी में इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या होता है, Q अपान 2 पाई एप्सिलॉन आर
इंटू एक्स, ठीक है। अगर हम पोटेंशियल की बात करें, v इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ ई इन दिस इक्वेशन, ठीक है। और आप लिमिट चेंज करेंगे आर टू आर, कैपिटल आर टू स्मॉल आर, रेडियस आर, तो पोटेंशियल क्या आएगा, q अपन 2 पाई एप्सिलॉन और ln r बाई आर। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, c इक्वल टू क्यू बाई वी हम जानते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ v इन दिस इक्वेशन, तो c इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन r डिवाइड बाई ln r बाई r, ओके। तो दीज आर द कैपेसिटेंस ऑफ द केबल। नाउ कम टू द पार्ट dielectric power loss of the cable sorry dielectric power loss of the cable। अगर हम आइडियल केबल की बात करें, आइडियल केबल्स का मीन्स देयर इज नो इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ओके। तो आपका केवल सिंपली कैपेसिटेंस रिप्रेजेंट करेगा। तो हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस में आपका करंट लीडिंग करता है विद द सप्लाई वोल्टेज, ये हो गया। अगर हम प्रैक्टिकल केबल की बात करें, यानी वहाँ पे देयर एग्जिस्ट इंसुलेशन रेजिस्टेंस, दैट्स वाई वी रिप्रेजेंट आर आई इंसुलेशन रेजिस्टेंस नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसको हम पैरेलल से रिप्रेजेंट करेंगे, इंसुलेशन रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस ऑफ द केबल। तो यहाँ पे टोटल करंट क्या हो रहा है, आई आर प्लस आई सी, ठीक है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा, ये इंसुलेशन लेंथ का जो करंट है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट है वो आपका वोल्टेज के सेम फेज में रहेगा, और जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्जिंग करंट है वो आपका 90 डिग्री लीड करेगा, ठीक है। तो इस फिगर में आपको दिख रहा है आई लेंथ वोल्टेज के सेम फेज में है, और आई सी चार्जिंग करंट आपका 90 डिग्री लीड कर रहा है विद द रिस्पेक्ट ऑफ द वोल्टेज। तो टोटल करंट क्या होगा, आई टी इक्वल टू, इसका पैरेललोग्राम मेथड से आप निकालेंगे तो आई टी इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे कुछ टर्म आते हैं जैसे डेल्टा और इधर एंगल थीटा। तो डेल्टा रिप्रेजेंट करता है लॉस एंगल, ठीक है। और लॉस टेंजेंट की बात करें तो ये होगा tan डेल्टा, ठीक है। कितना लॉस एंगल, कितना लॉस हो रहा है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिसिपेशन फैक्टर से। डिसिपेशन फैक्टर d इक्वल टू क्या है, tan डेल्टा, दैट मीन्स लॉस टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ से अगर tan डेल्टा की बात करें तो लेंथ अपान बेस होगा, तो लेंथ क्या होगा IL और बेस क्या होगा IC, तो tan डेल्टा इक्वल टू IL बाई IC, ओके। नाउ कम टू द डिसिपेशन फैक्टर पार्ट। तो d इक्वल टू tan डेल्टा इक्वल टू इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा, इंसुलेशन करंट, रेजिस्टेंस करंट क्या होगा V बाई आर, और इंसुलेशन चार्जिंग करंट क्या होगा IC इक्वल टू V बाई XC इक्वल टू क्या होता है ओमेगा इंटू सी, 1 बाई ओमेगा सी, तो ये क्या होगा V इंटू ओमेगा सी। तो यहाँ से क्या होगा, इसको मॉडिफाई कीजिए 1 बाई ओमेगा सी इंटू आर आई। तो डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस क्या होता है, P इक्वल टू V फेज स्क्वायर अपान आर आई, और 1 बाई आर आई की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए ओमेगा सी tan डेल्टा, तो ये हो जाएगा V फेज स्क्वायर इंटू ओमेगा सी इंटू tan डेल्टा वाट पर फेज। अगर 3 फेज केबल है तो V फेज के वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द लाइन वोल्टेज रख दीजिए। पावर फैक्टर ऑफ द केबल क्या होगा, पावर फैक्टर मीन्स आपका क्या होगा, वोल्टेज वर्सेस टोटल करंट के बीच में जो एंगल है, टोटल वोल्टेज भी था, टोटल करंट आई टी था, इसके बीच में जो एंगल है कॉस थीटा, ठीक है। तो ये थीटा क्या होगा 90 माइनस डेल्टा होगा, क्योंकि ओवरऑल कितना है 90 एंगल, 90 माइनस डेल्टा को थीटा ले सकते हैं। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू 90 माइनस डेल्टा है, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट द साइन डेल्टा, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस पर फेज या और 3 फेज या 3 फेज केबल के लिए अगर हम कैपेसिटेंस पर फेज हम कैलकुलेट करें तो उसके लिए क्या क्या मेथड्स हैं वह हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपका 3 कोर केबल है, ठीक है, या 3 फेज केबल भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये केबल है, और यहाँ पे आपका 3 फेज है, तो आर फेज, वाई फेज एंड बी फेज, ठीक है। तो ये आपके कंडक्टर हैं आर फेज, वाई फेज, बी फेज। तो ये जो 3 कंडक्टर हैं ये बेसिकली इंसुलेटेड बाई ए इंसुलेटर, ठीक है। तो दैट्स हियर फॉर्म ए कैपेसिटेंस C1, ठीक है। हियर यहाँ पे आपका कंडक्टर है, और यहाँ पे आपका शीथ है यानी ग्राउंड है, और ये बीच में आपका इंसुलेटर है,
ठीक है। यहाँ भी आपका कैपेसिटेंस या इंसुलेटर की वजह से कैपेसिटेंस फॉर्म होगा, दैट रिप्रेजेंटेड बाय द कैपेसिटर C2। ओके, तो सी फेज हमें आपको C1 और C2 निकालना है। तो C1 को हम कहते हैं क्योंकि ये आपका इंटर कनेक्टेड है, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इंटरफेज कैपेसिटेंस। C2 आपका C से कनेक्टेड है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज ए सीथ कैपेसिटेंस। ओके, तो अगर हम इस R बाई बी फेज के जो कैपेसिटेंस है इसको डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करें, तो ये आपका डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन क्या होगा, डेल्टा से स्टार कन्वर्जन में कैपेसिटेंस आपका रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए आपका 3C1 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 होगा। अगर हम इस पार्ट को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, ठीक है, इस डेल्टा को अगर हम एज ए स्टार हम यहाँ पे पुट करें तो ये फिगर आपको दिखेगा, सीथ फिर C2 फिर R फेज, और हमने यहाँ पे स्टार लगा दिया है, तो स्टार को यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा क्योंकि ये आपका ग्राउंड है और R फेज फिर आपका 3C1 फिर आपका ग्राउंड, तो यहाँ पे मेन फेज और दोनों ग्राउंड का आपस में कनेक्ट करेंगे तो C2 पैरेलल 3C1, तो C फेज आपका क्या आएगा 3C1 प्लस C2, क्योंकि कैपेसिटर आपका पैरेलल में कनेक्टेड है, दैट्स वाई 3C1 प्लस C2। अगर हम चार्जिंग करंट की बात करें तो I बराबर V बाई XC होता है, XC क्या होता है 1 बाई ओमेगा C, इसलिए ओमेगा की वैल्यू 2πf, तो 2πf C फेज V फेज एम्पियर पर फेज। और रिएक्टिव पावर की बात करें तो Q इक्वल टू क्या होगा V इंटू आई, V फेज पहले से I की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर नाउ कम टू द टॉपिक प्रैक्टिकल मेजरमेंट ऑफ C1 C2 एंड C फेज। ओके, तो व्हाट आर द स्टेप्स टू फाइंड C1 एंड C2 वैल्यू एंड C फेज वैल्यू, ठीक है। अगर हमको इन जनरल कोई केबल दे दिया जाए, ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2, हाउ टू फाइंड। ओके, तो उसके लिए सम प्रोसीजर्स हैं, उसको आप फॉलो करेंगे तो C1 और C2 यानी इंटरफेज कैपेसिटेंस एंड सीथ कैपेसिटेंस और टोटल C फेज वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहला फर्स्ट वन स्टेप्स है, ऑल द 3 कंडक्टर्स R बाई B आर कनेक्टेड टुगेदर एंड कैपेसिटेंस बिटवीन वन ऑफ द कंडक्टर टू सीथ इज मेजर फ्रॉम दिस कैपेसिटेंस C2 इज कैलकुलेटेड। दैट मीन्स सिंपली एक आप वायर लीजिए, 3 वायर लीजिए, R को B को शॉर्ट कर दीजिए, R Y को शॉर्ट कर दीजिए, Y B को शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। ये आप अगर आप शॉर्ट कर दिए, ठीक है, ये शॉर्ट कर दिए, तो आप अगर इसको सिंपल रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपका ग्राउंड, ये तो शॉर्ट हो गया, तो ये इट एक्ट एज ए सिंपल पॉइंट, ठीक है, तो पॉइंट हो गया, और ये आपका पॉइंट से C2 ग्राउंड से कनेक्टेड है, C2 R Y भी हमने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से विद द हेल्प ऑफ द डिवाइसेस हम कैपेसिटेंस मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने नाम दिया CA, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कैपेसिटेंस पैरेलल में है, तो 3C2 इक्वल टू CA हो गया। CA की वैल्यू हमें मालूम हो गया विद द हेल्प ऑफ द डिवाइस, क्योंकि कैपेसिटेंस हम यहाँ से मेजर कर लेंगे। तो C2 की वैल्यू आपको क्या होगा CA बाई 3, तो यहाँ पे C2 आपको कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो सीथ कैपेसिटेंस आपका मालूम हो गया। नाउ कम टू द इंटरफेज कैपेसिटेंस, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C1। तो इसके लिए प्रोसीजर क्या है, एनी 2 कंडक्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू सीथ फ्रॉम द रिमेनिंग थर्ड कंडक्टर, कैपेसिटेंस ए मेजर फ्रॉम दिस कैपेसिटेंस C1 इज कैलकुलेटेड। दैट मीन्स कोई 2 कंडक्टर आपस में कनेक्ट करके उसको ग्राउंड कर दीजिए, दैट मीन्स वाई बी को हमने शॉर्ट करके उसको ग्राउंड कर दिया, ठीक। तो इसको हम सिंपली इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ग्राउंड है C2 फिर R, ग्राउंड है C2 फिर R, फिर इसको हमने शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट करके ग्राउंड भी कर दिया, तो यहाँ से C1 दैट मीन्स ये वाले कैपेसिटेंस आपको शो करेंगे, लेकिन ये ग्राउंड में, ठीक है। तो ये जो CB होगा, ये CB हम, ये आपका फेज है, ये आपका ग्राउंड है। अगर हम इसको फेज वर्सेस ग्राउंड में करें तो ये तीनों आपके पैरेलल में होंगे। तो अगर हम CB की बात करें विद द हेल्प ऑफ द डिवाइस, अगर मेजर करें C2 प्लस 2C1 होगा, ठीक है। C2 की वैल्यू फ्रॉम द एबव पार्ट, यानी इस वाले इक्वेशन से C2 इक्वल टू CA बाई 3, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि आप CA की वैल्यू मालूम है, C2 की वैल्यू मालूम है। तो C1 इन टर्म्स ऑफ CB एंड CA निकल आएगा 3CB माइनस CA बाई 6,
ठीक है, ये वैल्यू आप याद रखेंगे। 3CB माइनस CA/6, क्योंकि CA ऊपर से निकल आया था फ्रॉम द डिवाइस, CB आपको यहाँ से निकल जाएगा फ्रॉम द डिवाइस, तो C1 आप कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि CB CA की वैल्यू मालूम हो चुकी है। और टोटल फेज C फेज की बात करेंगे तो ये अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि C फेज कितना होता है 3C1 + C2 फॉर द वैल्यू, तो ये आपका कितना होगा 9CB माइनस CA/6। ओके, तो इस तरह से हम सीथ कैपेसिटेंस और इंटरफेस कैपेसिटेंस वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक से हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेस। ओके, थैंक यू क्लास।